Hello everyone. This is the third part of chapter 3rd of History class 10th. In the previous part, we discussed about the non-cooperation movement and its effect in the town sides. In this video, we will discuss about the effect of movement in countryside. कि countryside का मतलब होता है जो गाँव के तरफ का एरिया होता है। जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसको खिलाफत मूवमेंट भी कहा गया, उसका कंट्री साइड पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, यानी गांव के लोगों ने उसको किस तरह से देखा। फर्स्ट है, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट्स। अब जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उस समय जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वे किसान उनके खेतों में काम करते थे और वो उन्हें बहुत कम उनको पैसे देते थे। अपने काम के उस तरह के पैसे उनको दिए जाते थे और कई बार तो विदाउट एनी पेमेंट उनको काम वहाँ पर करना पड़ता था। बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेटअप ओद किसान सभा। अब यहाँ पर बाबा रामचंद्र आते हैं एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक किसान सभा का आयोजन किया जिसका नाम था ओद किसान सभा। दे डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। उन्होंने इसमें डिमांड रखी कि जो बेगार सिस्टम है उसको एबोलिश कर दिया जाए। मैनी पीपल मिनिस्टर एंड आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी की और जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे, इनकी इन बातों का साथ दिया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, ओद किसान सभा। हु ऑर्गेनाइज द ओद किसान सभा। तो यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। दिस इज़ द 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ेक्ट्स होने प्लांटेशन। अब जो प्लांटेशन थे, जहाँ पर ये प्लांटेशन का काम करते थे मजदूर, वहाँ पर क्या प्रभाव इस मूवमेंट का पड़ा। द गवर्नमेंट हैड पास्ड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इन Act of 1859. This is a very important 1 mark question. When the Inland Immigration Act was passed, and it is in 1859 कि जो Inland Immigration Act था ये कब पास हुआ। अंडर दिस एक्ट प्लांटेशंस वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव दिस फील्ड। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। ये था कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था वो कब पास हुआ। यहाँ पर आप इसका आंसर 1859 दे सकते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि जो भी किसान इन प्लांटेशंस में काम करते हैं वो अपनी इन जगहों को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, यानी उनको खेतों के अंदर ही रहना पड़ता था और उससे बाहर निकलकर वो अपने टाउन में, अपने सिटी में वहाँ से नहीं जा सकते थे। वर्कर्स इंटरप्रेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांधी राज। अब वर्कर्स में एक बात फैल गई कि गांधी राज आ गया है, यानी अब वो अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं। जब ये इफ़ेक्ट यहाँ पर मूवमेंट ये फैल रहा था कंट्री साइड में, तो इसका इफ़ेक्ट मजदूरों ने किस तरह से लिया। जो प्लांटेशंस में वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने कहा कि गांधी राज आ गया है, अब उन्हें इस तरह से यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ों का बंधक बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, दे वोलेटेड द एक्ट। इसके विरोध में उन्होंने जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था इसको वोलेशन क्या, इसको उन्होंने गलत बताया और इसके खिलाफ वो मिलकर इकट्ठे हो गए। सो दे वर बीटन बाय द पुलिस। इसी कारण से जब वो वहाँ से भागने लगे अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो रास्ते में उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। किनकी, यहाँ पर हम मज़दूरों के जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने जो ये खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था इसको विड्रॉ कब किया। 1922 में इसको वापस ले लिया। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल। अब इसका क्या कारण था, इसका कारण ये था कि वो क्या करना चाहते थे, एक जो उन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया था, अभी लोगों को वो पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, तो इसके लिए उन्होंने इसको वापस लिया। अब वो हिंसा करने लगते थे लोग, तो गांधी जी ने उससे वो होकर इसको वापस लिया। अब उन्होंने सोचा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए ताकि उनको समझ आ जाए कि हम इस तरह के आंदोलन क्यों चला रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या था, इस मूवमेंट के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन,
यानी विनय के साथ अंग्रेजों की अवज्ञा करना, यानी हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Many political leaders suggested idea of fighting the Britishers from within the Legislative Council. C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party in 1922. बहुत सारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण करेंगे और उसमें से उसका निर्माण करके पॉलिटिकल लीडर्स उसका निर्माण करके अंग्रेज़ों के खिलाफ होंगे। इसलिए C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और ये पार्टी कब ऑर्गेनाइज हुई? 1922 में। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर ए मोर रेडिकल मास एगिटेशन। लेकिन जो लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इस तरह की बात को नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक थे रेडिकल्स, नरम दल और गरम दल के नेता। अब नरम दल और गरम दल के नेता में क्या अंतर था? जो नरम दल था वो चाहता था कि अंग्रेज़ों से विनय करके, हाथ जोड़ के अंग्रेज़ों को मना कर अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो रेडिकल्स था, जो गरम दल के नेता थे, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखते थे। उनको पता था कि किसी भी तरह से अंग्रेज़ मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत हिंसा का रास्ता अपना लेते थे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इन बातों को मानने से मना कर दिया, वो इसके खिलाफ हो गए। रीजंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साइमन कमीशन अराइवन इन इंडिया इन 1927। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे तो अंग्रेज़ घबरा गए थे, तो उन्होंने साइमन कमीशन को भारत में बुलाया। तो उसका अराइवल कब यहाँ पर हम दिखाएंगे? 1927 में वो भारत में आए। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। और एक हमने जब आप 9th क्लास में थे तो भी पढ़ा था हमने कि अमेरिका में एक आर्थिक मंदी आई जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, और वो आर्थिक मंदी थी 1929, जिसका केवल असर अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। द इंडियंस मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल Legislative Assembly opposed some drawbacks in the Government of India Act of 1919। अब जो ये गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया था, इसके खिलाफ में बहुत सारे नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927 एंड सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म्स। अब जब 1919 में जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम रोलट एक्ट भी वहाँ पर हमने देखा था, तो उसके लोगों ने उसको बहुत विरोध किया। तो 1927 में 1927 में एक साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया। द कमीशन कंसिडर्ड ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन। अब जो कमीशन था, कई लोगों का समूह होता है, ये जो कमीशन था उसमें 7 मेंबर्स थे, और उसका चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ this commission, and this commission's chairman was Sir John Simon। अब आगे देखते हैं। इंडियंस बाइकॉटेड इट। अब इंडियंस जो लोग थे उन्होंने इसको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। एज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन इट, क्योंकि उस कमीशन के अंदर जो 7 के 7 मेंबर थे वो सारे के सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। आप लोगों ने इसको क्यों नकारा? क्योंकि जो कमीशन आया था भारत में, ये भारत के लिए ही रूल रेगुलेशन बनाने वाला था। लेकिन भारत के लिए रूल रेगुलेशन बनाने थे तो भारत का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं लिया गया। तो पूरे सारे जितने भी राजनीतिक नेता थे, जितने लोग थे, वो सब के सब इस कमीशन के विरोध में खड़े हो गए। मोरेवर देयर वॉज नो इंडिकेशन फॉर स्वराज विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। अब स्वराज का कोई मतलब ही नहीं रह गया, जो कि भारत की प्रथम प्रायोरिटी थी, यानी सभी लोग उसको चाहते थे। When this commission arrived in India, जब ये कमीशन भारत में आया in 1928, it was met with demonstration with banner Simon Commission go back। तो इस कमीशन का इतना बुरा विरोध हुआ, लोगों ने इतना बुरा विरोध किया, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे या जितने आम लोग थे सभी ने उसका विरोध किया। बहुत सारे बैनर्स बनाए गए जिस पर एक ये बात कही गई, साइमन कमीशन गो बैक। तो ये हो सकता है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे कब लगाए गए और किसके विरोध में ये नारे लगाए गए।
साइमन कमीशन वापस जाओ, वो उसको वापस भेज रहे थे क्योंकि देयर वॉज नॉट एनी मेंबर ऑफ फ्रॉम इंडिया इन दिस कमीशन। ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट द पुलिस डिड लाठी चार्ज एट लाहौर। अब इस प्रोटेस्ट के विरोध में जब भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, अंग्रेज़ों ने लाठी चार्ज किया कहाँ पर, लाहौर में, यानी लोगों को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट लाला लाजपत राय डाइड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लाला लाजपत राय थे जो इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, उनकी मृत्यु लाठी चार्ज करने के कारण वहाँ पर हो गई। द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑफ ऑन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल्स गुड। अब इस डिप्रेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट भारत में कृषि पर भी पड़ा और औद्योगिक सामानों पर भी पड़ा। पुअर्टी इंक्रीज्ड बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस। अब अंग्रेज़ों ने इसके लिए क्या किया, लोगों से ही वो सारे चार्ज लेने थे, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अब लोग अपने टैक्सेस पे करने में उनकी सारी इनकम चली जाती थी, इसलिए पुअर्टी लगातार वहाँ पर बढ़ रही थी। अब आता है हमारा स्टार्टेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये स्टार्ट किया गया, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टेड दिस मूवमेंट गांधी जी पुट 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पर एक अंग्रेज़ नेता की और बात आती है, लॉर्ड इरविन। अब जब गांधी जी ने ये मूवमेंट रखा तो लॉर्ड इरविन था, गांधी जी थे, जब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था तो गांधी जी ने और लॉर्ड इरविन ने मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की। तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने कि अगर वो हमारी इन 11 डिमांड्स को मान लेंगे तो हम अपना ये आंदोलन वापस ले लेंगे। फर्स्ट जैसे कि थे टू रिमूव टैक्स फ्रॉम साल्ट। अब साल्ट पर भी अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था। हमारा ही देश, हमारा ही समुद्र, उसी में से हम नमक बनाते थे और अंग्रेज उसी नमक को जब इंडियंस लेते थे तो उनके ऊपर टैक्स लगाते थे। तो ये नमक तो एक ऐसी चीज़ है जो आम से लेकर एक अमीर आदमी भी उसका यूज़ करता है, तो सभी भारतीय उसका यूज़ करते थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने कहा कि जो नमक टैक्स है उसको हटा दिया जाए। लेस लैंड रिवेन्यू, और जो रिवेन्यू लिया जाता है लैंड पर उसको भी कम कर दिया जाए। बट लॉर्ड इरविन रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स। लेकिन जो लॉर्ड इरविन था, जो ब्रिटिश का एक अधिकारी बनकर भारत में जो एक अधिकारी था, उसने इन सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। देन गांधी जी रोट वन मोर लेटर टू इरविन। तब गांधी जी ने फिर से दोबारा से उनको एक लेटर लिखा इरविन को, शायद वो की बार मान जाए। ही सेड इफ़ ऑल द डिमांड्स वुड नॉट फुलफिल। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सारी डिमांड पूरी नहीं की गई, ही विल स्टार्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन ऑन 11 मार्च 1930। तो वो दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे 11 मार्च 1930 को। तो गांधी जी बार बार उनको समझा रहे थे कि उनकी मांगे मान ली जाएं, अदरवाइज दे विल स्टार्ट दिस मूवमेंट अगेन। एट लास्ट ही स्टार्टेड डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी किसी भी मांग को नहीं माना, इसकी वजह से गांधी जी को फिर से वो मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। ही चूज साल्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। अब उन्होंने क्या किया, जो साल्ट था, जो नमक था, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा रखा था, उसको फिर उसी को उन्होंने सिंबल बनाया यूनिटी का, क्योंकि नमक है वो सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। द नेशन एज एवरीवन यूज्ड इट एंड डेली लाइफ एंड पेड टैक्स फॉर इट। हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे ही देश का है और हम उसके लिए टैक्स देते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मार्च शुरू किया, एक मार्च निकाला, जिसका मतलब था उन्होंने एक डांडी मार्च शुरू किया। ही स्टार्टेड डांडी मार्च विद 78 वॉलंटियर्स। उन्होंने 78 वॉलंटियर्स के साथ डांडी मार्च शुरू किया। अब हमें ये देखना होगा कि डांडी कहाँ पर है। मैं आपको मैप की वीडियो पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, यू कैन चेक द वीडियो फ्रॉम माई चैनल। एंड डांडी इज़ इन गुजरात। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर, ये भी वहीं पर है गुजरात में, और डांडी तक उन्होंने ये यात्रा शुरू की। ही कवर्ड द 400 किलोमीटर डिस्टेंस। उन्होंने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिट ऑन इन दिस वे ही स्प्रेड हिज आइडियाज़ सो द मूवमेंट वेरी पावरफुल। और रास्ते में वो अपने 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 आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते रहे कि किस तरह से हम अंग्रेज़ों की गुलामी में हैं और हमें अंग्रेज़ों को मनाना चाहिए, अंग्रेज़ों से कहना चाहिए कि वो भारत को छोड़कर वापस चले जाएं। और इस तरह से अपने पावरफुल आइडियाज़ लोगों के साथ रास्ते में शेयर करते रहे। बाय दिस
Salt was produced on large scale and people stopped to pay taxes on salt. अब इसके विरोध में जब वो वहाँ से साबरमती आश्रम से डांडी पहुँचे, समुद्र के किनारे पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से साल्ट बनाया और साल्ट पर अब लोगों से अपील की वो किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करेंगे साल्ट के ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why did Gandhiji break the salt law? What's the reason behind this? So this is the important question. The colonial government started arrest all political leaders. अब अंग्रेज चुपचाप तो बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने गांधी जी के लिए गांधी जी और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। टोटल ऑफ 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड, टोटल 60,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया। आफ्टर सम टाइम एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट। कुछ समय के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक वो साइन किया गया जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। आई होप ऑल दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो and subscribe this channel also. Next part of this chapter we will do in the next video. So thank you.